नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें गद्य का पहला पाठ है। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही शानदार सारगर्भित कहानी जोड़ी गई है, दो बैलों की कथा। तो सबसे पहले अपन लेखक का परिचय पढ़ेंगे। अगर आपको प्रेमचंद जी का विस्तार से लेखक परिचय पढ़ना है तो आप लोग हैं वो कक्षा 11-12 की जो पुस्तक है उसकी प्लेलिस्ट में नमक का दारोगा कहानी जो है उसमें से आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रेमचंद जी हैं, उनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद जी का बचपन है वो अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन छिड़ गया था गांधी जी के द्वारा। उसमें सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह ये समर्पित हो गए और 1936 में इस महान कथाकार का क्या हो गया था? देहांत हो गया। तो जन्म और मृत्यु अच्छी तरीके से याद रखना। द्वितीय श्रेणी में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनका मूल नाम क्या था? उर्दू में ये किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। प्रेमचंद नाम इनको किसके द्वारा दिया गया? दया नारायण निगम के द्वारा। ये सारी बातें मैंने नमक का दारोगा कहानी है उसके लेखक परिचय में पढ़ाई हुई हैं। आप प्ले लिस्ट में से अवश्य पढ़िएगा। और कक्षा 9 का अगर पद्य भाग आपको पढ़ना है तो वो भी प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रेमचंद जी की कहानियां किस में और कितने खंडों में प्रकाशित हैं। परीक्षा में अक्सर ऐसी चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आज अपन जो कहानी पढ़ने वाले हैं, ये कहानी मूलतः है, आपको बतला दूं, दो बैलों की कथा जो है वो मानसरोवर के दूसरे भाग में संकलित है और 1931 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है। मानसरोवर के द्वितीय भाग में संकलित है और 1931 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो, ये उपन्यास हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है जो कि इनके बेटे अमृत रॉय के द्वारा पूर्ण किया गया। गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कर्षक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है इसे। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध भी लिखे हैं। अन्य प्रकार के गद्य लेखन में प्रचुर मात्रा में इन्होंने किया है, परंतु ये प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हुए हैं। निबंधों में इनका कोई खास योगदान नहीं रहा। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे कि साहित्य के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। जिन्होंने इन्हें गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया और अभिव्यक्त किया यानी भोगा, उसको कथा साहित्य में, इनकी कथा साहित्य में वो मिलता है कि गांव में कैसे लोग रहते हैं, शहरों में कैसे रहते हैं। किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं का मूल विषय है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी की कहानियों का मूल विषय क्या है? तो किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति यानी कितने परेशान होते हैं वो, दलितों का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, स्वाधीनता आंदोलन के लिए कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े थे वो। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है यानी बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को बिल्कुल सरल और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की मुख्य विशेषता है। उनकी भाषा सरल है, सजीव है, मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब दो बैलों की जो कथा है उसका सारांश देखते हैं। देखिए, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध यानी किसानों का अपने पशुओं के साथ में आत्मा से कैसे रिश्ता होता है, भावनाओं से कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उसका वर्णन तो किया ही किया है। साथ ही इस कहानी में उन्होंने ये भी बतलाया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, कि स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये जो कहानी है वो आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से भी
जुड़ी हुई है। ये अपन कहानी पढ़ेंगे ना, तब आपको अंत में समझ में आएगी ये बात कि आज़ादी के आंदोलन से कैसे जुड़ सकती है। जो पशुओं के माध्यम से प्रेमचंद जी ने ये बात है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा भी दी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग को और विकास से भी इसमें किया है। अब अपन कहानी पढ़ेंगे विस्तार से। थोड़े इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले अपन थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं और उसके आगे चलेंगे। तो देखिए, निरापद का मतलब होता है सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता। पच्छाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है पच्छाई जाति के। जो बेल है ना, वो पच्छाई जाति के थे। गोई जोड़ी को बोलते हैं। कुल्लेल क्रीड़ा होती है। विषाद उदासी होती है। पराकाष्ठा अंतिम सीमा, गण्य गणना या फिर सम्मानित। विग्रह है अलगाव, पगैयाँ होती है पशुओं को बांधने की रस्सी। गराव होता है फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद होता है विरोध। टिटकार होती है मुंह से निकलने वाला टिक टिक शब्द। मसलत होती है हितकर। रगेदना मतलब खदेड़ना। मल्ल युद्ध होता है कुश्ती। साबिका होता है वास्ता या सरोकार, कि उससे तुम्हारा कोई वास्ता पड़ा कि नहीं पड़ा। कोंजी हाउस होता है जहां पर पशुओं यानी मवेशी खाना होता है। वह बाड़ा जिसमें दूसरे खेत आदि को खाने वाले या फिर लावारिस चौपाई यानी पशुओं को बंद कर दिए जाते हैं और कुछ दंड दे करके नीलाम कर दिए जाते हैं। रेवड़ पशुओं को ही कहते हैं। उन्मत्त मत वाला होता है। थान पशुओं के बांधने की जगह होती है ना, उसको ठाण बोलते हैं अपन। उच्छा होता है उत्सव या आनंद। ये शब्दार्थ अपने बहुत ही काम आएंगे। दो बैलों की कथा बहुत ही प्यारी, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही शारगर्भित, पढ़ने में बहुत ही रुचिकर कहानी है। बहुत आनंद आएगा। अंत तक आप बने रहिएगा। किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी अपन साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे। तो जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि जानवरों में सबसे मूर्ख किसे कहा जाता है, तो सबसे बुद्धिहीन किसे कहा जाता है, तो गधे को कहा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं ना, तो उसे गधा कहते हैं, यानी गधा से संबोधित करते हैं कि गधा ये क्या कर रहा है ना। जब आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे अपन गधे के रूप में संबोधित करते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या निरापद या सहिष्णुता, या तो वह सीधापन है या फिर उसका निरापद या फिर उसकी सहन शक्ति जो है ना, उसके कारण उसे ये पदवी है वो मिल गई है। इसका रीज़न क्या है, लेखक ये समझाना चाह रहा अपन को कि भाई क्या वजह क्या उसको ये पदवी दे दी है। यानी वो कुछ भी सहन सकता है, उस कभी भी मतलब गुस्सा नहीं करता है गधा। उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ से प्रश्न यूँ पूछा जा सकता है कि कौन सी गाय सिंहनी का रूप धारण कर लेती है? ब्याई हुई गाय होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, कुत्ते को भी। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना है, ना ही देखा। गधा कभी भी क्रोध नहीं करता ना। कभी ये थोड़ी देखा है गधा किसी के पीछे भाग रहा है वो मारने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना चाहो गरीब को मारो, यानी गधे को जितना चाहो मारो। चाहे जैसी खराब सड़ी गली घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार वह कुल्लेल जरूर कर लेता है, यानी राख की जो डेरी होती है उस पर वो लौट लेता है, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी दुख स्थायी रूप से छाया हुआ रहता है। गधे के सुख दुख लाभ आने या किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है गधे को। ऋषियों मुनियों ने इसे ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा यानी चरम सीमा पर पहुंच गए। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा पर उसके पहुंच गए वे सारे। पर आदमी को बेवकूफ पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, यानी इतने अच्छे गुण हैं, बेचारा कभी भी गुस्सा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, कैसी भी घास खा लेता है, उसके बावजूद भी उसको बेवकूफ कहा जाता है। यानी इतने अच्छे गुण हैं फिर भी अनादर है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी सीधापन है वो संसार के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यानी भारतीय हैं वो बिल्कुल सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के, उनकी अफ्रीका में बहुत बड़ी दुर्दशा है। क्योंकि अमेरिका में भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब भी नहीं पीते हैं, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा करके रहते हैं, जी तोड़ करके मेहनत करते हैं और किसी से
कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, चार बातें सुन करके गम खा करके रह जाते हैं। ये सीधा सरलपन है भारतीयों का। फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, यानी जीवन में जो आदर्श हैं उनको नीचा कर रहे हैं भारतीय। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते ना, तो शायद सभ्य कहलाते, है ना। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो सभ्य कहलाते, टक्कर लेते तो अमेरिका वासियों की। जापान की मिसाल देखिए, आपके सामने है कि एक ही विजय में उसने संसार की सभी गण्य जातियों यानी गणना की जाने वाली जातियों में उसका नाम है वो गिना जाने लगा कि जापानी बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि उनके पास में परमाणु बम है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे उससे थोड़ा कम गधा। वो कौन है? वह है बैल। जिस अर्थ में गधे का प्रयोग किया जाता है, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा का ताऊ नाम से, बच्चा के ताऊ के नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बैल के लिए किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिल जाता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते देखा है, मतलब बैल को। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी गधे से थोड़ा कम बेवकूफ़ है वो, पूरा बेवकूफ़ है नहीं है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उसके बैलों का क्या नाम था। तो हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाति के थे। ये पशुओं की एक क्या होती है? नस्ल होती है। तो पूछा जा सकता है दोनों बैल किस जाति के थे? तो पच्छाई जाति के थे। देखने में बिल्कुल सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी हट्टे कट्टे थे। बहुत दिनों में साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया, यानी दो जानवर भी अगर साथ साथ रहते हैं तो भाईचारा हो जाता है। तो उन बैलों में हो गया। दोनों आमने सामने आसपास में बैठे हुए रहते, एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते, यानी जानवर होते हैं वो मूक भाषा में एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ सकते हैं हम नहीं कह सकते हैं, अवश्य ही उसमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति, यानी ईश्वर के द्वारा ऐसी ही कोई उनमें शक्ति दी गई है जानवरों में, जिससे वो जीवों में सर्वश्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य उससे वंचित है, यानी इंसान उस भाषा को नहीं समझ सकता है। दोनों एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं। देख लेना चाहिए, दो जानवर होते हैं वो एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट कर लेते हैं, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं। विग्रह के नाते ही नहीं, विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में दोस्ती में घनिष्ठता होती है और ढोल दप्पा होने लग जाता है, यानी ऐसा करते हैं ना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसिया, कुछ हल्की सी रहती है, कुछ ढोल दप्पा तो होना ही चाहिए लाइफ में, फ्रेंडशिप में, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी से जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला करके ऐसे चलते कि उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि सबसे ज्यादा बोझ है वो मेरी गर्दन पर होना चाहिए। देखो कितना प्रेम है दोनों में, मेरी गर्दन पर हो। दिन भर के बाद में दोपहर या फिर संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद होती है जिसमें घास फूस डाला जाता है ना पशुओं के लिए, उसमें खली भूसी पड़ जाने के बाद में दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते, और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, चाहे वो भूखा ही रह जाए। देखो कितना प्रेम है दोनों में, हीरा और मोती में। संयोग की बात यह है कि एक बार क्या हुआ कि झूरी ने गोई को, गोई मतलब जोड़ी, गोई का मतलब क्या होता है? जोड़ी, बैलों की जोड़ी, उसको ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था बेचारों को कि वो कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा, ये तो कौन जाने, यानी अच्छा या बुरा कैसा लगा दोनों को, वो तो ईश्वर ही जाने या फिर ये बैल ही जाने। जूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने, यानी जोड़ी को ले जाने, ये गया नाम है आदमी का। इस गया को घर तक गोई यानी जोड़ी को ले जाने के लिए दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैयां पकड़ करके आगे खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने इसे वाणी दी होती यदि इन बलों को, तो वह झूरी से पूछते कि हमने तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यदि उनको वाणी दी होती तो वो पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी है। अगर इतनी मेहनत से ही तुम्हारा काम नहीं चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, लेकिन तुम मुझे बेच के हुए हो हम दोनों गरीबों को। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की है, तुमने जो कुछ भी सिखाया वह सिर झुका करके हमने खा लिया है। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच रहे हो, यानी हमने क्या गुनाह किया यार, क्यों निकाल रहे हो हम घर से, हमें घर से। संध्या का समय था, दोनों बैल नए स्थान पर पहुंच गए बेचारे।
दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लग लाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि अचानक दूसरा नया स्थान मिला तो उनको बुरा महसूस हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उससे छूट गया है। यानी अपना घर समझा था झूरी का घर, वो उनसे छूट गया और गया के नए घर में आ गए वो। ये है नया घर है, नए गांव हैं, नए आदमी हैं, नए बागान हैं, ऐसे अजीब से लगते थे उन्हें, बेगाने से नजर आ रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों में मतलब टेढ़ी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव पूरा सोता पड़ गया, यानी गांव के सारे लोग सो गए थे, उस समय दोनों ने जोर मार करके पगैया होते हैं पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है ना, उसको बोलते हैं पगैया। उस पगैया को तोड़ डाली और घर की तरफ चल पड़े। पगैया बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई भी बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों ने इस समय इतनी दुगनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में रस्सी है वो टूट गई, तोड़ डाली। झूरी प्रातः सोकर के उठा तो देखा कि दोनों बैल चलने पर खड़े हैं। यानी वो सोकर के उठा झूरी तो देखा कि दोनों बैल वापिस आ गए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम है वो लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी गुस्सा तो है दोनों, परंतु प्रेम इस बात का है, सुकून इस बात का है कि वो अपने पुराने स्थान पर आ गए हैं। और अचानक झूरी ने देखा तो झूरी भाग करके दोनों स्नेह से गदगद हो गया और दौड़ करके गले से लगाया अपने प्यारे प्यारे बैलों को और प्रेमालिंगन किया, चुम्बन किया, यानी मस्तक पर चूमा उनको। अच्छा लगा, यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था, यानी बहुत सुकून मिल रहा था। झूरी चाहता नहीं था कि इन्हें बेच दें, परंतु घरवाली की वजह से अपने साले को वो दे देता है। यह जो घटना है वो घर और गांव में के लड़के यहाँ पर जमा हो गए और तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करने लगे कि वाह यार वापिस आ गए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर के महत्वपूर्ण जरूर थी। अब यह घटना यहाँ पर पूछी जा सकती है, कौन सी घटना? हीरा और मोती दोनों वापिस आ गए थे अपने गांव, ये घटना। बाल सभा में यह निश्चित किया गया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो अशु यहाँ पर पशुवीर कौन है? हीरा और मोती। कोई अपने घर से रोटियां लेकर के आए तो कोई गुड़ लेकर के आया, कोई चाकर लेकर के आया, कोई भूसी लेकर के आया। ये अभिनंदन पत्र बच्चे दे रहे हैं दोनों बैलों को। एक बच्चा कहता है कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, कि यार बहुत अच्छी बात है, दोनों अकेले आ गए, इनके साथ में कोई नहीं था। तीसरा बोला बैल नहीं, ये इस जन्म के आदमी हैं, ये इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को देखा तो तंतना उठी, यानी जल उठी। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। क्योंकि स्त्री होती है वो अपने मायके की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है, तो उसको गुस्सा आएगा ही। इतने में झूरी को गुस्सा आया, उसने अपने बैलों पर यह आक्षेप वह सुन नहीं सका और बोलने लगा कि नमक हराम क्यों है? चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, कि बेचारों को चराया नहीं होगा तो भागेंगे। स्त्री ने रौब के साथ में कहा, बस तुम ही हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं कि हाँ तुम ही खिलाना पिलाना जानते हो। मेरा भाई तो पानी पिला करके रखता था इनको। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिला तो क्यों भागते, कि अगर चारा देता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, कि बैलों को वो इतना प्रेम नहीं करते हैं, रगड़ करके जोतते हैं। और ये दोनों ठहरे हैं कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चाकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगे, खाएं चाहे मरे। गुस्सा आ रहा था ना भाई से, दौड़ करके ये वापिस आ गए थे। तो वही हुआ, मंजूर हुआ कि कड़ी तकादी दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बस घरवाली का यानी मालकिन का ये ऑर्डर हो गया कि सिर्फ सूखा भूसा दिया जाएगा, खली चूरी चाकर कुछ नहीं दिया जाएगा। बैलों ने नांद में मुंह हमारा फीका फीका, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी कि यार हमेशा अच्छी अच्छी चाकर मिलता है, साथ में हरा चारा मिलता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है आज तो। झूरी ने मंजूर किया, कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। जूरी ने एक अपने मजूर से कहा, मजूर यानी मतलब नौकर से, कि थोड़ी सी इसमें खल डाल दे। मालकिन मुझे मार डालेगी, बेचारा ठीक कह रहा था। चुरा के डाला, कहते यार चुरा के लिया। जूरी बोलता, नहीं दादा, पीछे तुम भी अब उनकी सी कहोगी कि तुम भी उन्हीं की सपोर्ट करोगी, मैं तो नहीं लाऊंगा। बेचारी को डर लग रहा था। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर गया है, वो आ गया और बैलों को ले गया। अब की बार
उसने दोनों को, अब दूसरा परिचय चलता है कहानी का, अब उसने दोनों को गाड़ी से जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा। यहाँ पर पूछा जा सकता है, काफी अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सा बैल है जिसने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, तो मोती ने, परंतु हीरा क्या था, उसने संभाल लिया, क्योंकि ज्यादा सहनशील था, ज्यादा मजबूत था हीरा, और मोती है वो गिराना चाहता था गाड़ी को। संध्या का समय घर पर पहुंच करके दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा गया और कल की जो शरारत थी उसका मजा चखाया गया कि ये कल भाग गए थे, आज देखेंगे इनको। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया, यानी खुद के बैल थे, उनको खल भी दी गई, चूरी भी दी गई, सब कुछ दिया गया, परंतु इनको तो सूखा भूसा ही दिया गया बेचारों को। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, और एक टिटकार करता झूरी और दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी है, आज सम्मान की व्यथा तो हुई थी, और मिला तो सूखा भूसा ही मिला है बेचारों को। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, नांद की तरफ उन्होंने आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया बैलों को हल से जोता, गया है बैलों को हल से जोत दिया, परंतु दोनों बैलों ने पांव न उठाने की कसम खा ली थी, यानी पांव भी नहीं उठाया। तो क्या हुआ कि ये गया था, उसने मारते मारते वो थक गया। जब दोनों ने पांव ने उठाया, एक बार उस गया निर्दयी ने हीरा की नाक पर इतने डंडे जमाए कि मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, यानी मोती को सहन नहीं हुआ कि यार हीरा को मार डालेगा ये कमीना। गुस्सा है वो काबू से बाहर हो गया, हल लेकर के भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट करके बराबर हो गए। और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आती, यदि गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो दोनों पकड़ में भी नहीं आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। कि भैया भागना कोई मतलब नहीं है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, कि तुम्हारी तो यार इसने जान ही ले ली, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, वो कहता है। तो कहता है कि पढ़ने दो भैया, बैल का जन्म लिया है, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ में दौड़ा हुआ आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो देखूं, मजा कुछ सिखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है कि तुम कहो तो। मोती बोलता है हीरा को कि तुम कहो तो थोड़ा मजा सिखा दूं, ये जो अपने को पीटने आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, चुपचाप खड़े रहो, मुझे मारेगा तो मैं भी एक और को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा कहता है, नहीं भैया, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, अपन किसी को मारेंगे नहीं। मोती है वो दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले गया चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की थी, नहीं तो मोती भी पलट जाता। और उसके तेवर देख करके गया और उसके सहायक ये समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, यानी इसी में फायदा है, अगर फायदे में रहेंगे, वरना तो ये दोनों बैल हैं वो भी अपन को मार डालेंगे। इनको भी गुस्सा आ गया था, जानवर थे बेचारे, परंतु कहते हैं ना, गीली चमड़ी पर लगती है तो बड़ा दर्द होता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की है वो 2 रोटियां लेकर के निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। यानी पूरे दिन हल जोतने के बाद में भी ये भूखे ही बैठे थे, परंतु एक लड़की आई और उसने 2 रोटियां दे दी। उस एक रोटी से उनकी तो भूख तो क्या शांत हो सकती थी, लेकिन हृदय को मानो भोजन मिल गया, मतलब उनके मन में ऐसी तृप्ति हो गई, संतोष हो गया था कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है, कि यहाँ पर भी कोई अच्छे लोग रहते हैं। ये लड़की किसकी थी? बहरों की लड़की थी। पूछा जा सकता है ये लड़की किसकी थी? बहरों की, जिसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ है वो, उस लड़की को बहुत पीटती थी। इसलिए इन बैलों से उसको एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी प्रेम हो गया था। एक्चुअल में ऐसा होता है, कोई अपने से ज़्यादा गुस्सा उस्सा करता है तो अपने अपना जो मन है, अपनी जो आत्मा है, अपना जो दिल है, वो किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है, जो अपन से थोड़ी सी आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात कर लेता है। तो ऐसा ही ये बच्ची थी बेचारी, इनका इस आत्मा है वो बैलों से जुड़ गई। देखते हो ना, ये 2 बैल है, दोनों दिन रात जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान यानी स्थान पर ला करके बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उनको 2 रोटियां खिला करके चली जाती। बड़ी प्यारी बच्ची थी। बच्चे भावुक होते हैं ना, इसलिए प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खा करके भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, यानी कमजोर नहीं हुए। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी बहुत, उन्हें गुस्सा बहुत था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, कि भैया अब नहीं सहा जाएगा। क्या करना चाहते हो? हीरा पूछता है। एक आध को सींग से उठा के फेंक दूं? मोती कहता है कि टिका दूं, तू कहे तो।
लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, और जो माल घर का मालिक है ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। यानी घर का मालिक भैरू है ना, उसकी बेटी है वो, और वो मर जाएगा तो अनाथ हो जाएगी वो। तो मालकिन को फेंक दूं? वह तो लड़की को मारती है ना, कि तू कहे तो मैं मालकिन को टिका दूं फिर। लेकिन औरत जात पे सिंग चलाना मना है ना यार, ये भी तुम भूल जाते हो कि नहीं नहीं भैया, औरत जात को नहीं मारेंगे अपन। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दोगे यार, बताओ। तुड़ाकर भाग चले, हाँ ये स्वीकार है, ये हीरा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन रस्सी मोटी है, वो टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती रहेगी। कि थोड़ा चबा लेते हैं फिर झटका लगाएंगे, टूट टाट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिला करके चलेगी, दोनों रस्सियां दबा चबाने लग गए, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों ने सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। दोनों ने पूंछ खड़ी की और उसने उसके माथे सहलाए और बोली। दोनों के माथे पर थोड़ा हाथ वाथ उसने फेरा। फिर चुपके से बोलती है, खोल देती हूँ, चुपके से तुम भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में ये सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, कि जल्दी से भाग जाओ भैया। उसने गिराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपने मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती कहता है, यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल ले वरना फिर पकड़े जाएंगे। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी कि यार ये अनाथ मारी जाएगी। देखो भावनात्मक रिश्ता कितना प्यारा है दोनों का, सब इसी पे संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। लड़की ने खुद ने आवाज लगा दी, तो ताकि इस पे कोई शक नहीं किया। अब क्या होता है, गया था वो हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, लेकिन वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, वो बहुत तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा, कि आदमियों को लेकर के आता हूं ताकि इनको पकड़ लूं। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ही नहीं हुआ, यानी सीधे ही उजड़ी भाग रहे थे वो। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लग गए। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। खेत के किनारे खड़े हो गए और सोचने लगे, अब क्या करें भैया। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अपन रास्ता भटक गए हैं, पता नहीं कहाँ आ गए। तुम तो बेतहास ऐसे भागे, वहीं उसे मार गिराना था। कि तुम तो इस प्रकार से भागा था मधु, उसे मार गिरा था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, ये अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ये हम शब्द किसके लिए आया है, बैलों के लिए आया है, ध्यान रखना। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि इतनी दूर भागे थे, भूख प्यास तो लगनी थी। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रह करके आहट लेने लगे, कोई आता तो नहीं है, मटर खाने लगे, मजा आ गया दोनों को। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, जिस खेत के किनारे रुके थे वहां पर कौन सी फसल खड़ी थी, वो भूख से व्याकुल थे उस समय, तो मटर की। जब पेट भर गया तो आजादी का अनुभव किया, थोड़ा सुकून मिला उनको, तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली, सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लग गए। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में जा गिरा। तो यहां पर पूछा जा सकता है, किसने खाई में गिराया? मोती ने हीरा को, है ना। तब उसे क्रोध आया तो संभल करके उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हो सकता है, कि भैया खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, तो वह किनारे हट गया। मोती था वो किनारे हट गया, हीरा भी अब साइड में हो गया। अरे ये क्या है, तीसरा परिच्छेद है कहानी का। कोई सांड रेंगता हुआ आ रहा है। अब वहां पर एक सांड का सामना और करना पड़ा उनको। सांड है कि वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है। सांड कैसा है, हाथी जैसा है, काफी बड़ा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, कि भैया इससे लड़ाई कर ली ना तो जान से हाथ धो बैठेंगे, मतलब मर ही जाएंगे। लेकिन नहीं भिड़ेंगे तो भी जान बचती नजर नहीं आ रही है, कि नहीं भिड़ेंगे तो भी तो जान नहीं बचेगी, ये मारेगा साला। इन्हीं की तरह आ रहा था बैलों की तरफ ही। कितनी भयंकर सूरत है, यानी कितना खतरनाक है, क्रूर शक्ल का। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे यार, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। कि जान अब बचने वाली नहीं है, कोई उपाय सोच ले बाबा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड को भूला हुआ है, आरजू विनीति ने सुनेगा, भाग क्यों न चले। कि ऐसा करें कि ये इसके आगे अगर गिड़गिड़ाएंगे तो ये सुनने वाला नहीं है, तो
अपने को मारेगा तो मारेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से भाग चलो। भागना का यार था यार, भागेंगे नहीं तो फिर यहीं मरो, बंदा तो हो गया 9-2-11, कि तुम यहीं पे मरो, बंदा तो 9-2-11 है। मोती भागने की कोशिश कर रहा है और जो दौड़ाएगा, अब वो कहेगा वो पीछे आएगा तो फिर कोई उपाय और सोचो जल्दी, कि जल्दी उपाय सोचो, ये मार डालेगा नहीं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे, कि दोनों साथ साथ चोट करेंगे उसको। मैं आगे से रंगेतता हूं, यानी मैं आगे से इसको धकेलता हूं, तो तुम पीछे से रंगे देना, और तुम उसे पीछे से रंगे दोगे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, कि मैं आगे से तू पीछे से, दोनों तरफ से मारना ठोक देंगे। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, ये कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, बस यही एक उपाय है, सामना करो मुसीबत का, अपने आप टल जाएगी। तो इनके सामने वो सांड वाली मुसीबत थी, तो ये इन्होंने उपाय सोच लिया। दोनों मित्रों ने जान हथेली पर लेकर के लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने की का कोई तजुर्बा नहीं था, यानी उसको अनुभव नहीं था संगठित, वो तो एक एक कोई मारता था ये सांड। तो वह तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी शत्रु के साथ में कुश्ती करने का जानकार था। जो ही हीरा की ओर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने सामने से रंगे दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, दोनों बड़े समझदार थे, क्योंकि पहले ही इन्होंने ये अपनी योजना बना ली थी। उसे वह अवसर नहीं देते सांड को। एक बार सांड जल्ला करके हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर के पेट में सींग भोंक दिया, तो इधर से मोती सींग ठोक देता। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक इसका पीछा किया। अब तंग आ गया, दोनों मारने लगे थे। दोनों दूर तक पीछा करते हैं, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा, बेचारा परेशान हो गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया कि जा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, कि बच्चों को मार डालूं, मेरा तो ये मन करता है। परंतु हीरा वो दयालु प्रवृत्ति का है। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, कि ये बेरी गिरा हुआ है, इस पे सींग विंग नहीं चलाएंगे, ये सब ढोंग है। मोती कहता है बेरी को ऐसी मार मारनी चाहिए कि फिर उठे नहीं, कि दुश्मन को ऐसी मार मारो कि दोबारा उठ ही ना सके साला। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचेंगे, पहले कुछ खा लें यार फिर सोचेंगे। सामने एक मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर के दौड़े आए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया, लेकिन मोती जो था वो सिंचे हुए खेत में था, इसलिए उसके खुर वो कीचड़ में धंसने लगे, भाग नहीं सका। हीरा पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, तो वह लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। हीरा और मोती दोनों को पकड़ लेता है। मोती को पकड़ लेता तो हीरा है वो भी वापिस आ जाता है। दोनों साथ साथ में फंसेंगे कि भैया मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। प्रातःकाल दोनों को कंजी हाउस में बंद करवा दिया गया। अब ये कंजी हाउस क्या है? जहां पर पशुओं को रखा जाता है। दोनों मित्रों को आजीवन में, यानी सॉरी जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा। जीवन में पहली बार उनको ऐसा वास्ता पड़ा, सभी का मतलब वास्ता पड़ा, कि दिन बीत गया और खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है, क्योंकि वो कोंजी हाउस में था, तो कोंजी हाउस में कोई वहां पर चारा नहीं डालता है। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसा स्वामी आ गया, इस इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कोई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, गधे भी थे, किसी के सामने चारा नहीं था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। यानी बहुत से जानवर थे, कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाकर ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार से नमकीन की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, जिससे क्या तृप्ति होती है, यानी उससे मन में संतुष्टि थोड़ी होती है, भूख तो मिटी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला वो दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कि भैया अब नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाकर जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, कि भैया भूख कितनी लगी है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए, कि यहाँ से भागने का भी कोई उपाय सोचो। वो दीवार तोड़ डालो,
कि भैया दीवार तोड़ डालो, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी के बूते अकड़ते थे कि बस इसी के बूते अकड़ रहे थे, सारी अकड़ निकल गई है तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, और अपने नुकीले सींग से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा चिथड़ा आया। फिर तो उनका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ करके दीवारों पर चोट करने लगा और चोटों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो गिरने लग गई। उसी समय कौंजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देख करके उसने उसे कई डंडे रसीद किए, यानी कई डंडे बरसाए और मोटी रस्सी से उसे बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाइए क्या मिला, कि आखिर यार इतनी मार खाइए क्या मिल गया, अपने बूते भर का जोर तो मार दिया है, कि आपने बूते भर का जोर मार दिया है। ऐसा जोर मारना किस काम का, जिसे बंधन में पड़ जाए, कि यार ऐसा जोर क्यों मार रहा है कि अपने और मुसीबत आ जाए। जोर तो मारता ही रहूंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। वो कहता है कि जोर मारूंगा भैया चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा कहता कुछ परवाह नहीं है, यूं ही तो मरना है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती, इतने भाई बंद पड़े हैं, किसी की देह में जान यानी गोश्त तक नहीं है, 2-4 दिन यही हाल रहा तो सारे के सारे मारे जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती भी खड़ा हो गया। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा करके इस तरह जोर लगाने लगा मानो कोई प्रतिद्वंदी से, यानी अपने सामने वाले से वो लड़ाई कर रहा है। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद में दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसमें दुगनी शक्ति आ गई, यानी उसे पुनर्बलन मिल गया। मोती को धक्का मारा तो आधी दीवार है वो गिर गई है। दीवार का गिरना ही था कि अधमरे पड़े सभी जानवरों चेत हो उठे और तीनों घोड़ियां थी वो सरपटे भाग गई, बकरियां निकल गई, इसके बाद में भैंस भी खिसक गई। गधे अभी तक ज्यों के तो यहीं पर पड़े थे, यानी गधे जो थे वो वहां से निकल नहीं रहे थे और सारे जानवर निकल गए। हीरा ने पूछा गधों से कि तुम क्यों नहीं भाग जाते हो। गधे ने कहा जो कहीं फिर से पकड़ लिए जाएंगे, कि हमें तो फिर से पकड़ के यहाँ पर डाल दिया जाएगा तो क्या हर्ज है। तो हीरा पूछता है कि तो क्या दिक्कत है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पर पड़े रहेंगे, कि भैया हमें डर लगता है हम यहीं पर पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर हो गई थी। दोनों गधे खड़े होकर के सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो मोती ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं पर भेंट हो जाए, कि मैं यहीं पर पड़ा हूँ, अपना कहीं पर फिर से मुलाकात हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू ला करके कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों से साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं ये तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझाएंगे, समझ समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है, कि लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी हरकत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए मुझे गले में बंधन पड़ा है, तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान तो बची गई है, वो लोग तो मुझे आशीर्वाद दे देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने गधों को सींग मार मार करके बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास में आकर के सो गया था मोती। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में ऐसी खलबली मच गई कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी मोती की खूब पिटाई हुई और वह मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब 5वां परिच्छेद शुरू होता है कहानी का, कि 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका तक उन्हें नहीं डाला था, एक तिनका भी उन्हें नहीं दिखाया गया था। हाँ, एक बार पानी जरूर दिखा दिया जाता था दिन में, और यही इनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता, क्योंकि खाने को कुछ मिला ही नहीं था और ठठरियां निकल आई थी उनके। एक दिन बाड़े में क्या हुआ, बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां पर 50-60 आदमी आ गए। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कितने आदमी आए, 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्रों को निकाले गए और उसकी देखभाल होने लगी। लोग आकर के सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, और मर्द बैलों को कौन खरीदार होता है, यानी मरे हुए बैलों को कोई नहीं खरीदता है।
सहसा क्या हुआ, अचानक ही एक दड़ियल आदमी आया। उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी। आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद गोद के मुंशी जी से बातें करने लगा, और उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल है वो कांप उठा कि यही खरीदेगा अपन को। ये कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई यानी संदेह हो गया दोनों बैलों को। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे कि यार गया के घर से बेवजह ही भागे अपन तो, अब जान नहीं बचेगी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जान बच ही नहीं सकती है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं कि यार भगवान भी तो है, वो भी दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है कि यार हमारे ऊपर दया उनको क्यों नहीं आती है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्यों नहीं बचाएंगे। कि एक बार भगवान ने इस बहरूं की लड़की थी ना उस छोटी सी, उसके माध्यम से हमें बचाया, तो आज भी बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना कि भैया ये आदमी छुरी चलाएगा, मार डालेगा, तो क्या चिंता है। खाल मांस सींग हाड़ हड्डी सब कुछ किसी न किसी काम में आएंगे, कि अपनी हर वस्तु हर चीज काम आएगी। नीलाम हो जाने के बाद में दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारों की डर लग रहा था, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग रहे थे। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होते तो जोर से एक डंडा जमा देता था, जोर से एक बढ़िया सा डंडा लगा दिया करता। राह में गाय बैल या फिर एक रेवड़ थे, वो हरे भरे हार में चरता नजर आया। एक झुंड चल रहा था, गाय बैल रेवड़ बकरियां भेड़ ये थी। सभी जानवर थे, प्रसन्न थे, चिकने चपल थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पांगुर कर रहा था। पांगुर मतलब जुगाली। कितना सुखी जीवन था और इनका, पर इतने स्वार्थी हैं सबके सब, किसी को ये चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बदिक के हाथ में पड़े हुए कैसे दुखी हुए रहे, कि हम दोनों कितने परेशान हैं, ये दड़ियल हमें मारेगा। सहसा दोनों ने ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता तो परिचित है, यहाँ के रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उन्हें याद आ गया उन दोनों बैलों को कि इसी रास्ते से गया ले गया था अपन को। खेत भी वही हैं, बाग भी वही हैं, गांव मिलने लगे, प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। यानी जब कोई परिचित चीज वस्तु अपन को दिखती है ना, तो अपनी थकान दूर हो जाती है। ऐसा ही जानवरों के साथ में हुआ। सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाया करते थे, पुर चलाने के लिए आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है या नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ करके थान पर चलो, वहाँ हम दोनों हम आगे नहीं जाएंगे, यानी थान से आगे नहीं जाएंगे। दोनों ने उन्मत्त होकर के बछड़ों की भांति कुल्लेल करते हुए घर की ओर दौड़े, और वह हमारा थान है। दोनों दौड़ करके अपने थान पर खड़े हो गए। दड़ेल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ गया था। चूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। यहाँ पर मित्र कौन है? बैल। और एक झूरी का हाथ चाट रहा था, यानी बैल थे वो भी एक है, वो झूरी का हाथ है वो चाट रहा था। दड़ियल ने आकर के कहा, क्या कहता है, दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हो सकते हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया था। बेचारा दड़ियल तो ठीक ही कह रहा था। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल को नीलाम करने के का अख्तियार है कि क्या अधिकार है? ये तो बैल मेरे हैं। झूरी गुस्सा हो गया। जाकर थान में रपट करा दूं, यानी जाकर के थाने में रिपोर्ट करवा दो। रपट यानी रिपोर्ट। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने ये वाकया दे दिया, ये मेरा ये सबूत दे दिया। दड़ियल झल्ला करके बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, और उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती पीछे किया, दड़ियल भागा, मोती उसके पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। मोती ने खूब दूर तक उस दड़ियल को निकाल दिया, पर खड़ा खड़ा दड़ियल रास्ते पर खड़ा रहा था, और दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय सूर्य की भांति है उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था, और गांव में ये तमाशा देखते हुए सब लोग हंस रहे थे। अब दड़ियल हार करके चला गया और मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था यार, कि कहीं तुम गुस्से में आकर के मार न बैठो, कि तुझे गुस्सा ज्यादा आता है, तुम मार डालती उसको। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं अब की बार बेमारी नहीं छोड़ता, कि भैया अब की बार उसको सल्टा ही देता।
अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। मोती को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा, कि मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, यानी हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता। यहाँ पर ये स्वाधीनता आंदोलन से इस प्रकार से जुड़ी हुई है, जैसे बैलों को कौंजी हाउस में बंद कर दिया गया था, उसी प्रकार से भारतीयों को भी जेलों में डाला गया था, और वो सामना करते तो उनको जान से मार दिया जाता था। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, कि भारतीय लोग भी बैलों की तरह इतने सीधे हैं। जरा देर से नान में खली भूसी चोकर दाना भर दिया गया, और दोनों मित्र थे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का माहौल यानी मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों के माथे चूम लिए थे। उसी समय मालकिन थी, वो भी आ गई और माथा है वो चूम लिया था। इस प्रकार से स्वाधीनता से जुड़ी हुई है, यानी बैलों को जैसे बंद किया वैसे भारतीयों के साथ में भी ऐसा किया गया था। देखिएगा आप लोग, दो बैलों की जो कथा है वो भारतीय कृषक और पशुओं के बीच में भावात्मक कहानी है, और यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। सन 1931 में यह प्रकाशित हुई थी। कहानी प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर भाग 2 में ये संकलित है। दो बैलों की कथा 5 भागों में है। जूरी काची एक किसान है, उसके 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है, दोनों में ताकतवर परिश्रमी बैल हैं। इसमें हीरा थोड़ा सरल दयालु प्रवृत्ति का है, तो मोती है थोड़ा आवेग में आता है। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, और दोनों बैल समझ गए कि हमें बेच दिया गया है, इसलिए दोनों वहां से भाग निकले और वापस झूरी के घर हैं वो आ गए थे। कुछ मुहावरे हैं, जैसे आंख न उठाना, ध्यान न देना, पसीना आना, परिश्रम करना, ईंट का जवाब पत्थर से दृढ़ता से पेश आना, जी तोड़ मेहनत यानी कड़ी मेहनत, दिल भारी होना यानी आशंका की से दुखी, जान से हाथ धोना, मारे जाना, पलट जाना, बदल जाना, जान जोखिम में डालना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, नाकों में नत डालना यानी काबू में करना, मन फीका करना, नाराज होना, गर्म खाना, धैर्य रखना, सिंहनी का रूप धारण करना मतलब शक्तिशाली होना। इस प्रकार से ये कुछ मुहावरे हैं, यहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो कि अपने पुस्तक में ही हैं। आप इनको खोजें, उनको ढूंढें और याद करें। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है इस कहानी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसका पद्य भाग अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोज डाले हुए हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो।